गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नून, जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का, जिसका नाम है जेनेटिक्स। ऑब्वियसली मेंडलियन जेनेटिक्स। हाँ, तो पहले तो इसको पढ़ने के पहले यू नीड टू नो द नेम्स हु हैड ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन दिस फील्ड, जिन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन इस टॉपिक में डाला है। तो पहले हम शुरू करते हैं अपने बहुत ही फैमिलियर नेम से, जो कि हम क्लास 10 से क्लास 9 से पढ़ते आते हैं। इस फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहते हैं? तो इसको बेसिकली मैं वन का नाम देता हूँ। फादर ऑफ जेनेटिक्स आप सबको पता होगा, जी जे मेंडल। मेंडल, ग्रिगर जोहन मेंडल। द सेकेंड वन इज फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। याद रखिए, अगर आपको सिर्फ फादर ऑफ जेनेटिक्स का नाम पूछे तो आप सीधा सीधा ग्रिगर जॉन मेंडल का नाम बताएंगे। पर अगर आपको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स पूछा है तो इसका उत्तर जाता है डब्ल्यू बैटसन। इसका डब्ल्यू बैटसन सर का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है कि ये जो जेनेटिक्स टर्म है, तो दिस टर्म जेनेटिक्स was actually given by whom? W. Batson. Term was given by W. Batson. So father of genetics is Gregor John Mendel. Father of modern genetics is W. Batson. The third one is फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का टाइटल मॉर्गन को दिया गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर, जिसको हम फ्रूट फ्लाई के नाम से जानते हैं, उनके ऊपर काम किया था। अब आपको पता ही होगा कि ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर के ऊपर काम करने की वजह से ही हम लोगों को लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन, ये दो कंसेप्ट हम लोगों के पास आए थे, क्लियर हुए थे। सो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, ये किताब किसको दिया गया था, मतलब ये टाइटल किसको दिया गया था? तो सीधा सीधा आपका उत्तर जाना चाहिए कि मॉर्गन साहब को दिए गए थे। क्यों? क्योंकि ही वर्कड आउट विथ ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर, बिकॉज ही वर्कड आउट विथ ही वर्कड ऑन फ्रूट फ्लाई, जिसको आप ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली उनका साइंटिफिक नेम है। तो फोर्थ नंबर पे आते हैं आप कि ह्यूमन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स का फादर किसको कहा जाता है? फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स, ये किताब जिनके सर पे जाता है वो हैं हमारे ए गैरोड सर। ए गैरोड। क्यों इनके नाम में ये टाइटल ऐड हुआ, उसका भी रीज़न आपको बताएंगे। हर एक टाइटल का मीनिंग उनके मतलब उनके जो ओनर हैं, जिनको वो होल्ड करते हैं, उनके काम के ऊपर है। जैसे फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स, ये ए गैरोड को ये टाइटल मिला था, उसका एकमात्र कारण था बिकॉज ही फाउंड आउट फर्स्ट ह्यूमन मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर, जो आप आगे जाके पढ़ेंगे, मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर। ही फाउंड आउट द फर्स्ट ह्यूमन मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? एल्केप्टोन्यूरिया। और ये है क्या? एल्केप्टोन्यूरिया। एल्केप्टोन्यूरिया। इसको आप ब्लैक यूरिन डिजीज के नाम से भी जानते हैं, ब्लैक यूरिन disease. So basically, if you have a look over of everything that we have learned till now, father of genetics is Gregor John Mendel, but same time if you are asked that who is the father of modern genetics, it will go W. Batson. Father of experimental genetics, it's Morgan, because he worked on fruit fly. Father of human genetics and biochemical genetics is Agarod, and because he found out the first human metabolic genetic disorder, and it is alkaptonuria, which is also known as black urine disease. Now let's dive into the Mendelian genetics part. मेंडलियन जेनेटिक्स, क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा यहीं से बनेंगे। मेंडलियन जेनेटिक्स, तो प्रीवियसली आप मेंडलियन जेनेटिक्स के बारे में पढ़े। इसके पहले आपको जानना पड़ेगा कि मेंडलियन जेनेटिक्स, मेंडल ने ना 7 साल तक पी प्लांट,
पाइसम सटाइवम, जिसका क्या बोलिए, पाइसम सटाइवम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट। पाइसम सटाइवम के ऊपर काम करके उन्होंने जो ऑब्जर्वेशंस थे उनको एनालाइज करके उन्होंने ये डाटा हमारे सामने रिप्रेजेंट किया था। पर उनकी काम को स्वीकृति या फिर उनका काम को जो अवार्ड मिला था, या फिर मैं कह लूँ कि उनको काम को इम्पोर्टेंस कब दिया गया था, उनके मरने के बाद। और उन्होंने 7 साल तक लगातार पी प्लांट के ऊपर काम किया था। तो ये एक बहुत बड़ी खोज थी एक्चुअली मेंडल, पर मेंडल जीते जी अपनी सक्सेस नहीं देख पाए। मरने के बाद तीनों साइंटिस्ट, जिनका नाम मैं आगे जाके बताऊंगा, उन्होंने एक्चुअली ये काम किया था। तो बेसिकली ही वर्कड फॉर 7 years, वर्कड फॉर 7 years ऑन पी प्लांट पे काम किए थे उन्होंने। और ये 7 साल कौन से थे, 1856 से लेके 1863 तक ये साल थे। अब आपको मेंडलियन जेनेटिक्स के पढ़ने के पहले आपको मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस समझना पड़ेगा, उसके अंदर के टर्म समझने पड़ेंगे। एक होता है कैरेक्टर, एक टर्म होता है कैरेक्टर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कैरेक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म दैट यू विल कम अक्रॉस इन दिस चैप्टर सेवरल टाइम्स। कैरेक्टर अगर आप देखते हो तो बेसिकली आप अगर स्टेम हाइट की बात करते हो, स्टेम हाइट, या फिर मैं कहता हूँ कि फ्लावर पोजीशन की बात करता हूँ, या फिर मैं फ्लावर कलर की बात करता हूँ, या फिर मैं पॉट शेप की बात करता हूँ, पॉट कलर की बात करता हूँ, तो वो सब आते हैं कैरेक्टर के अंदर में। पर कैरेक्टर और ट्रेट जिनमें बच्चे हमेशा गलती करते हैं कि अगर कैरेक्टर मुझे दिया हुआ है कि स्टेम हाइट है, तो उसका ट्रेट पता है क्या होगा, ट्रेट होगा ड्वार्फ एंड टॉल, ठीक है ना। अगर मुझे पॉड शेप का कैरेक्टर दिया हुआ है कि कैरेक्टर दिया हुआ है कि पॉड शेप, तो उसका ट्रेट होगा, एक होगा रिंकल्ड, एक होगा राउंड, ठीक है। अगर मुझे फ्लावर पोजीशन एज अ कैरेक्टर दिया हुआ है तो उसका ट्रेट होगा एक्सियल एंड टर्मिनल। आपको समझ आना चाहिए, होप सो। नेक्स्ट वी विल डीप इनटू फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या थे, एक्चुअली जो फैक्टर्स थे ना, उनको बाद में जॉहनसन ने, एक्चुअली जॉहनसन साइंटिस्ट का नाम था, तो उन्होंने खोज निकाला कि फैक्टर्स आर नथिंग बट जीन्स, बट मॉडर्न डे जीन्स। तो फैक्टर्स क्या थे, द टर्म फैक्टर रिफर्स टू द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। फैक्टर्स were unit of heredity which is responsible, which is basically responsible. Factors are units of heredity which is responsible for inheritance and appearance, for inheritance and appearance, appearance, appearance. These factors were referred as genes. इन्हीं फैक्टर्स को जीन्स कह के पुकारे थे किन ने, तो वो साइंटिस्ट थे जॉनसन, JOHANNSEN, जॉनसन। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपके बहुत काम आएंगे एक्चुअली, जॉनसन। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि एलील्स क्या होते हैं। देखिए एलील्स पता है बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत, इसका आप डेफिनेशन भी जान लीजिए। जीन्स, एलील्स होते हैं जीन्स विच कोड, जो किसको कोड करते हैं, विच कोड फॉर अ पेयर, एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। मैंने आपको बताया था कि ट्रेट्स क्या होते हैं। कंट्रास्टिंग ट्रेट्स मतलब एकदम ऑपोजिट ट्रेट, कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। मैं अगर कहूं कि कंट्रास्टिंग ट्रेट्स एग्जांपल जैसे ड्वार्फ टॉल हो गए, एक्सियल टर्मिनल पोजीशन इन फ्लावर, राउंड रिंकल पॉट शेप्ड, तो वो सब हो गए। अब इसको आप ऐसे भी जान सकते हो कि ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन द सेम पोजीशन, जो कि सेम पोजीशन में लोकेटेड है, जिसको हम लोकाई कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम में, उनको ही हम एलील्स से पुकारते हैं, एलील्स का नाम देते हैं उनको ही। सो नेक्स्ट वी विल मूव ऑन विथ आप। हाँ, अब मेंडल साहब जो थे, ग्रीगर जॉन मेंडल, जो मेंडलियन जेनेटिक्स है बेसिकली, apart from all the other important laws, there are two very important laws that Gregor John Mendel has given. The first one is law of segregation. The first one is law of segregation. And the second one is law of independent assortment, ASSORTMENT.
तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं कि विच वाज द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल, इट वाज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड सेकंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब आपको जानना पड़ेगा कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता क्या है। मैं आपको पहले सीधा साधा डेफिनेशन जो कि एनसीईआरटी और मैंने बाकी बुक से मिला के कही है उसका डेफिनेशन एक बताता हूँ। बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, it is said that alleles do not show any blending and both the characters of a monohybrid cross can be recovered in F2 generation though they are not expressed in F1। समझ नहीं आया ना? अभी इसको एग्जांपल इसको लिख के समझाता हूँ। बेस्ड अपॉन दैट, बेस्ड अपॉन इसके आधारित के ऊपर, बेस्ड अपॉन दिस लॉ, एक्चुअली ये क्या कहता है, alleles do not show any blending, कोई भी blending वो शो नहीं करते। अब blending का मतलब भी क्या है हम समझाते हैं, रुकिए। blending and both the characters जो दोनों ही कैरेक्टर्स होते हैं ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक्चुअली ये बोथ द कैरेक्टर्स नहीं होंगे, both the traits होंगे of a character, both the traits of a character। ये सब गलतियां बच्चों से हो जाती है, ये इवन मुझसे भी होगी। तो both the traits of a monohybrid cross can be recovered किया जा सकता है in F2 generation though they are not expressed in F1। ठीक है, तो बेस्ड अपॉन alleles do not, बेस्ड अपॉन ये क्या, बेस्ड अपॉन दिस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि alleles do not show any blending, alleles कोई blending शो नहीं करते, blending शो नहीं करते, and both the traits of a character of a monohybrid cross can be recovered in F2 generation though they are not expressed in F1 generation। अभी इसका एग्जांपल कैसे ले, अभी इसका एग्जांपल आप ऐसे लीजिए कि एक प्योर टॉल प्लांट है जिसका जीनोटाइप है टीटी, और एक प्योर ड्वार्फ पी प्लांट है जिसको जीनोटाइप है स्मॉल टी। तो इन दोनों का गैमेट बनेगा, एक टी बनेगा और ये इधर ये स्मॉल टी बनेगा। ओके, तो अगर आप इनका क्रॉस करते हो तो F1 जनरेशन में सब का जीनोटाइप यही निकल के आएगा, और ये क्या होगा, ये टॉल है। एक्चुअली जीनोटाइप अलग है पर एक्चुअली टॉल ही है। जीनोटाइप क्योंकि ये डोमिनेंट है आपको पता ही होगा, और ये रिसेसिव है जिसके बारे में हम आगे की वीडियो में बात करेंगे कि ये टॉल है, ये डॉर्फ है, सॉरी ये टॉल ही, ये प्लांट क्या होगा, टॉल होगा। पर हमने तो क्रॉस टॉल एंड डॉर्फ का किया था, तो फिर ये डॉर्फनेस का कैरेक्टर गया कहाँ पर, ये तो F1 जनरेशन है, ठीक है, F1 जनरेशन। पर अगर आप F2 जनरेशन में झांकते हो तो आपको एनसीईआरटी में एक लाइन दिखेगी 3:1 का रेशियो। याद कीजिए 3:1 का रेशियो आपने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा। 3:1 का रेशियो F2 जनरेशन में आएगा, जहां पर हर 4 प्लांट में से, हर 4 पी प्लांट में से एक ड्वार्फ निकलेगा F2 जनरेशन में। मतलब F1 जनरेशन ये हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आप इन दोनों के बीच में गैमेट्स बना के आप इनके सेल्फिंग कराइए, तो क्या होगा 3:1 रेशियो, मतलब हर 4 प्लांट पे एक प्लांट ऐसा होगा जो कि ड्वार्फ है। पर आपको कहीं भी जनरेशन में ये नहीं मिलेगा कि एक टॉल प्लांट था, एक ड्वार्फ प्लांट था, तो कहीं भी आपको इंटरमीडिएट प्लांट नहीं मिलेगा, मतलब इंटरमीडिएट साइज का प्लांट नहीं मिलेगा। बस यही लिखा हुआ है यहाँ पर कि आपको ब्लेंडिंग नहीं शो होता, मतलब वो तो ट्रेड ब्लेंड होके कुछ मीडियम साइज का बना दिया कि टॉल एंड ड्वार्फ ब्लेंड होके एक मीडियम साइज का प्लांट तैयार किया, ये पॉसिबल नहीं है। यही चीज़ को अपोज करता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कि हाँ ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो बेसिकली अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए। और हाँ सॉरी, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में जो कि मैंने डिलीट कर दिया ह्यूमन रिप्रोडक्शन के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से, वो मैंने बहुत स्पीड में बोल दिया था और कहीं को वो समझ भी नहीं आ रहा, तो सॉरी उसके लिए। अब हम ऐसे थोड़े से जिसमें आपको समझ आए ऐसे लिख के आपको समझाएंगे। तो बेसिकली आपको ये जो भी मैंने लिखा है वो आपको नोट करना है बेसिकली, ठीक है। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट्स लेना चाहें तो ले लीजिए, इस पार्ट का और ये पार्ट और ये पार्ट, और इसको याद ज़रूर से कर लीजिएगा। इसके बाद अगर आप एनसीईआरटी पढ़े तो मैं दावे से के साथ कह सकता हूँ कि आपको एटलीस्ट
चैप्टर के पहले भाग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू, प्लीज़ शेयर इट।